नमस्कार साथियों, पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम अध्याय 7 की धारा 111 से 120 तक के एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, धारा 111 में सरकार को शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन ए, कर को स्थगित करने की। ऑप्शन बी, कर को प्रतिसिद्ध करने की। ऑप्शन सी, कर में सुधार की। ऑप्शन डी, सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। प्रश्न संख्या 2, किस परिस्थिति में राज्य सरकार नगर पालिका से कर संग्रहण रीति में विद्यमान त्रुटि को दूर करने की अपेक्षा करेगी? ऑप्शन ए, नगर पालिका द्वारा उद्ग्रहित कर का भार अनुचित हो। ऑप्शन बी, कर का उद्ग्रहण जनसाधारण के हित के प्रतिकूल हो। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। धारा 111 में बताया गया है कि यदि राज्य सरकार को शिकायत प्राप्त हो या राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत हो कि धारा 102 और 103 के अधीन जो कर लगाए गए हैं उनका भार अनुचित है और जनसाधारण के हित के प्रतिकूल हैं वह कर, तो राज्य सरकार नगर पालिका से अनुरोध करेगी नगर पालिका कर संग्रहण रीति में विद्यमान त्रुटि को दूर करने के उपाय करे। और यह उपाय धारा 111 में बताया गया है कि राज्य सरकार को शिकायत प्राप्त हो या राज्य सरकार की राय में नगर पालिका द्वारा उद्ग्रहित कर का भार अनुचित हो या नगर पालिका द्वारा जो कर उद्ग्रहित किए जा रहे हैं वह जनसाधारण के हित के प्रतिकूल हों, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार नगर पालिका से कर संग्रहण रीति में विद्यमान त्रुटि को दूर करने की अपेक्षा करेगी और ऐसी त्रुटि दूर करने के लिए एक नियत समय दिया जाएगा। यदि नियत समय में नगर पालिका उस त्रुटि का समाधान नहीं करती है तो राज्य सरकार अधिसूचना प्रकाशित करके उस कर को समाप्त कर सकती है या जब तक के लिए स्थगित कर सकती है जब तक नगर पालिका त्रुटि का निवारण ना कर दे। तो यह धारा 111 के अंदर बताया गया है। उम्मीद करता हूं धारा 111 आपको समझ में आई होगी। अगला प्रश्न है, धारा 112 में कर को स्थगित करने या समाप्त करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन ए, राज्य सरकार को। ऑप्शन बी, केंद्र सरकार को। ऑप्शन सी, नगर पालिका को। ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नगर पालिका को। धारा 112 में कर को स्थगित और समाप्त करने की शक्ति नगर पालिका के पास है, जबकि हमने पिछली धारा में पढ़ा था कि कर को स्थगित करने, प्रतिसिद्ध करने और सुधार करने की शक्ति सरकार के पास है। धारा 112 में बताया गया है कि नगर पालिका किसी कर को स्थगित या समाप्त कर सकती है और वह ऐसा राज्य सरकार के विशेष या सामान्य आदेश पर करेगी। और नगर पालिका किसी कर को स्थगित या समाप्त जब करेगी जब ऐसा समाधान हो जाए कि कर को समाप्त या स्थगित करना लोकहित में है। जब कर को समाप्त करना या स्थगित करना लोकहित में है तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका राज्य सरकार के विशेष या सामान्य आदेश के अधीन रहते हुए कर को समाप्त या स्थगित कर सकती है। यह धारा 112 के अंदर बताया गया है। अगला प्रश्न है, धारा 113 में प्रावधान है। ऑप्शन ए, कर का निर्धारण। ऑप्शन बी, कर निर्धारकों की नियुक्ति। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। धारा 113 के अंदर कर का निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति का प्रावधान है। धारा 113 में बताया गया है कि नगर पालिका के कर का निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार कर निर्धारकों की नियुक्ति करेगी और कर निर्धारक राज्य सरकार के नियम के अनुसार कर का निर्धारण करेंगे और कर निर्धारकों को राज्य सरकार के द्वारा अन्य कार्य भी समनुदेशित किए जा सकते हैं। अर्थात राज्य सरकार चाहे तो कर निर्धारकों से अन्य कार्य भी करवा सकती है या अन्य कार्यों को उन्हें असाइन कर सकती है। ये धारा 113 के अंदर दिया गया है। धारा 112 और 113 दोनों ही छोटी धारा हैं, इनके अंदर ज़्यादा पॉइंट नहीं है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कतिपय जानकारियां देने और उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम का प्रावधान किस धारा में है?
ऑप्शन ए धारा 111, ऑप्शन बी धारा 112, ऑप्शन सी धारा 113, ऑप्शन डी धारा 114। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 114। और यदि हम यहाँ बात करें कि धारा 111 में क्या बताया गया था, तो धारा 111 में बताया गया था किसी कर को स्थगित करने, प्रतिसिद्ध करने और सुधार करने की सरकार की शक्ति। धारा 112 में बताया गया था किसी कर को स्थगित करने, समाप्त करने की नगरपालिका की शक्ति। और धारा 113 में बताया गया था कर का निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति। और धारा 114 में बताया गया है कतिपय जानकारियां देने और उन्हें देने में विफल रहने के परिणाम के बारे में। अगला प्रश्न है कर निर्धारक अध्यापेक्षा में जानकारी मांग सकता है। ऑप्शन ए ऐसे प्रारूप में विवरणी देने के लिए जो विहित की जाए। ऑप्शन बी व्यक्ति के अवधारण के लिए अपेक्षित जानकारी। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। धारा 114 में बताया गया है कर निर्धारक द्वारा अध्यापेक्षा में भवन, भूमि या दोनों के स्वामी या अधिभोगी से कुछ जानकारियां मांगी जा सकती हैं और स्वामी या अधिभोगी को ऐसी जानकारियां देना बाध्य होगा, अर्थात स्वामी और अधिभोगी को वह जानकारियां कर निर्धारक को देनी ही होंगी। तो वह क्या क्या जानकारी मांग सकता है कर निर्धारक, तो वह अध्यापेक्षा में प्रारूप रूप में विवरणी देने के लिए कह सकता है जो विहित की जाए, अर्थात अध्यापेक्षा में कोई ऐसा फॉर्मेट या प्रारूप बताया जाए जिसके अधीन जानकारी स्वामी और अधिभोगी से मांगी जाए, तो वह जानकारी उसको देनी होगी। और अध्यापेक्षा में ऐसी जानकारी भी मांगी जा सकती है जो उस व्यक्ति के अवधारण के लिए अपेक्षित हो, अर्थात यदि कोई कर का दायी व्यक्ति है तो उसकी पहचान करने के लिए कि वही कर का दायी व्यक्ति है या भूमि या भवन या संपत्ति का मालिक है, तो उस व्यक्ति की पहचान के लिए भी कर निर्धारक उस व्यक्ति से अवधारण के लिए अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स इत्यादि मांग सकता है। और धारा 114 में हम आगे बात करें, यदि स्वामी और अधिभोगी ऐसी जानकारी नहीं देता है, जानकारी देने से इनकार करता है या नियत समय में जानकारी नहीं देता है, तो कर निर्धारक जांच के पश्चात सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से ऐसे भवन या भूमि पर कर संदेह कर सकता है। ये धारा 114 के अंदर हमने देखा। अगला प्रश्न है संशोधन के प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 114, ऑप्शन बी धारा 115, ऑप्शन सी धारा 116, ऑप्शन डी धारा 117। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 115। धारा 115 के अंदर संशोधन के प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखें, धारा 115 में संशोधन के प्रयोजन की सूचना देने की बाध्यता का समय निर्धारित है। ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 माह। अगला प्रश्न है, यदि संशोधन के प्रयोजन की सूचना देने में विफल रहता है तो जुर्माना होगा। ऑप्शन ए 500 रुपये तक, ऑप्शन बी भवन के 3 माह के कर की रकम का 10 गुना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में जो भी अधिक हो, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों में जो भी अधिक हो। अब हम बात करते हैं धारा 115 की। धारा 115 के अंदर संशोधन के प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता का प्रावधान है। इसका अर्थ यह हो जाएगा, यदि कोई व्यक्ति अपने भवन इत्यादि में कोई निर्माण कार्य या पुनर्निर्माण कार्य करा रहा है, तो ऐसा निर्माण कार्य पूर्ण होने की तारीख या ऐसे भवन के अधिभोग की तारीख, दोनों तारीखों में जो भी तारीख पहले होगी उस तारीख से 1 माह के भीतर भीतर इसकी जानकारी नगर पालिका को देनी होगी कि भवन में निर्माण कार्य कराया गया है या उसका पुनर्निर्माण किया गया है या उसको परिवर्धित किया गया है। ऐसी जानकारी देना नगर पालिका को अनिवार्य है और यह जानकारी 1 माह के भीतर भीतर देनी होगी। और 1 माह की शुरुआत जिस तारीख से करेंगे वह तारीख, निर्माण कार्य पूरा हो गया हो वह तारीख, या फिर उस व्यक्ति ने उस भवन में रहना शुरू कर दिया हो या उसको उपयोग करना शुरू कर दिया हो तो अधिभोग की जो तारीख
तो निर्माण पूर्ण होने की तारीख और अधिभोग की तारीख, दोनों तारीखों में जो तारीख पहले होगी वहां से 1 महीना काउंट किया जाएगा। और आगे धारा 115 में बताया गया है, यदि भवन का स्वामी या अधिभोगी ऐसी जानकारी नगरपालिका को देने में विफल रहता है तो उस पर 500 रुपये तक का जुर्माना या फिर उस भवन के 3 माह के कर की रकम के 10 गुना, इन दोनों में जो भी अधिक होगा का जुर्माना लिया जाएगा। यदि 500 रुपये अधिक है तो 500 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा, और यदि 3 माह का जो कर है उसकी जो रकम है उसका 10 गुना यदि अधिक है तो वह जुर्माने के रूप में नगरपालिका उस व्यक्ति से लेगी। अगला प्रश्न है, भवन या भूमि के कर के मूलतः दायी व्यक्ति के हक अंतरण की सूचना नगरपालिका को देने का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 115, ऑप्शन बी धारा 116 में, ऑप्शन सी धारा 117 में, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 116। धारा को समझने का प्रयास करते हैं। धारा 116 में बताया गया है कि किसी भवन या भूमि के कर का जो मूलतः दायी व्यक्ति होता है, अर्थात कोई भूमि या भवन है और उसका टैक्स जो व्यक्ति मूल रूप से भरता है, यदि वह व्यक्ति अपने हक का अंतरण अर्थात अपने हक का ट्रांसफर किसी अन्य व्यक्ति को कर दे तो इसकी सूचना हक ट्रांसफर करने वाले व्यक्ति को और हक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को, दोनों व्यक्तियों को नगरपालिका को यह सूचना देनी होगी। धारा 116 को हमने क्लास में उदाहरण के द्वारा भी समझा था। यदि आपने क्लास नहीं देखी है तो आप एक बार क्लास जरूर देखें। आगे धारा 116 में बताया गया है, यदि कर का जो मूलतः दायी व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका हक उसके वारिस के रूप में जो व्यक्ति होगा उसको अंतरित या ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसकी जानकारी भी नगरपालिका को देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन संख्या 11, धारा 116 में निर्दिष्ट सूचना का प्रारूप कैसा होगा, इसका प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 117, ऑप्शन बी धारा 118, ऑप्शन सी धारा 119, ऑप्शन डी धारा 120। पहले आप इस प्रश्न को समझिए कि धारा 116 में जिस हक अंतरण की सूचना देने की बात की गई है तो उस सूचना का प्रारूप कैसा होगा, उस सूचना का फॉर्मेट कैसा होगा, यह प्रावधान किस धारा में बताया गया है। तो यह धारा 117 के अंदर बताया गया है कि धारा 116 के अधीन जो सूचना मांगी जा रही है उसका प्रारूप कैसा होगा। तो सूचना के प्रारूप का प्रावधान धारा 117 में है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे एक प्रश्न है, क्वेश्चन संख्या 12, धारा 116 के अधीन सूचना किस प्रारूप में होगी। ऑप्शन ए द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन बी तृतीय अनुसूची, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। धारा 117 के अनुसार जो सूचना धारा 116 में मांगी गई है उसका प्रारूप द्वितीय अनुसूची व तृतीय अनुसूची के अनुरूप होगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ति के नाम का नगरपालिक रजिस्टरों में प्रतिस्थापन का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 117, ऑप्शन बी धारा 118, ऑप्शन सी धारा 119, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 118। धारा 118 में बताया गया है, नगरपालिका को सूचना के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से ऐसे अंतरण की सूचना मिले जिसमें हक का अंतरण किया गया हो लेकिन नगरपालिका को नहीं बताया गया हो या सूचित नहीं किया गया हो, तो नगरपालिका जांच के पश्चात उस संपत्ति के कर के मूलतः दायी व्यक्ति का नाम नगरपालिक रजिस्टर में प्रतिस्थापित कर देगी। यह धारा 118 के अंदर बताया गया है। अगला प्रश्न है, धारा 119 के अधीन अंतरण की सूचना के अभाव में कर का संदाय का दायित्व किसका होगा। ऑप्शन ए वर्तमान अधिभोगी, ऑप्शन बी मूलतः दायी व्यक्ति, ऑप्शन सी रजिस्ट्रार, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मूलतः दायी व्यक्ति। धारा 119 के अंदर बताया गया है कि कोई व्यक्ति भूमि या भवन पर लगने वाले कर का मूलतः दायी है और ऐसा व्यक्ति अपने हक का अंतरण नगरपालिका को बिना सूचना दिए कर देता है, तो नगरपालिका द्वारा जो कर लिए जाएंगे वह
उन कर का दायी वही मूलतः दायी व्यक्ति ही होगा। और नगरपालिका द्वारा लिए जाने वाले कर का दायी वह जब तक बना रहेगा जब तक वह नगरपालिका को हक अंतरण की सूचना ना दे दे या नगरपालिका के रजिस्टर में अंतरण को अभिलेखित ना किया जाए, जब तक उस जो मूलतः दायी व्यक्ति है उसी को कर देना पड़ेगा और वही कर के लिए दायी होगा। अगला प्रश्न है, धारा 120 के अधीन कर मूलतः उद्ग्रहणीय होगा। ए, यदि संपत्ति पट्टे पर दी गई है तो पट्टाकर्ता से। ऑप्शन बी, उप पट्टे पर दी गई है संपत्ति तो वरिष्ठ पट्टाकर्ता से। ऑप्शन सी, यदि संपत्ति पट्टे पर नहीं दी गई है तो उस व्यक्ति से जिसके पास पट्टे पर देने का अधिकार हो। ऑप्शन डी, सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। धारा 120 में बताया गया है कि भवन या भूमियों पर अधिरोपित कर का मूलतः दायी उस भवन या भूमि का वास्तविक अधिभोगी होगा। और यहाँ अधिभोगी से आशय क्या है, तो हो सकता है अधिभोगी उस भवन या भूमि का स्वामी हो या फिर उस अधिभोगी ने राज्य सरकार से, नगरपालिका से या किसी अन्य व्यक्ति से वह भूमि या भवन पट्टे पर लिया हो। तो इन स्थितियों में अधिभोगी ही कर का दायी होगा। और इस धारा में आगे बात की गई है कि कर किस से उद्ग्रहणीय होंगे, तो जिसके संबंध में हमने बात की थी कि जिस व्यक्ति ने संपत्ति को पट्टे पर लिया है तो वह पट्टाकर्ता कर का दायी होगा। उसी प्रकार यदि संपत्ति को उप पट्टे पर दे दिया गया है तो जो वरिष्ठ पट्टाकर्ता होगा वह कर का दायी होगा। और तीसरे ऑप्शन में हमने देखा था यदि संपत्ति को पट्टे पर नहीं दिया गया है तो जिस व्यक्ति को पट्टे पर देने का अधिकार प्राप्त है वही व्यक्ति कर का दायी होगा। आज की क्लास में हमने धारा 111 से लेकर धारा 120 तक के सभी MCQ प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब हमारी आगे की जो क्लास होगी वह धारा 121 से शुरुआत होगी। उम्मीद करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए पथिक अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।